You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बिहार और कह सकते हैं भारतीय राजनीति में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर विवादास्पद शख्सियत रहे हैं। निश्चित रूप से। और हमारे पास जो जानकारी है वो अलग-अलग लेखों और जीवनियों से ली गई है। ये उनके जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डालती हैं, उनके शुरुआती दिनों से लेकर राजनीतिक शिखर तक, और फिर जो उतार चढ़ाव आए उन पर भी। और आज इस बातचीत का मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो बातें हैं उन्हें समझें। मतलब कैसे एक आम किसान परिवार का लड़का बिहार का इतना ताकतवर नेता बन गया, क्या सामाजिक और राजनीतिक बदलाव वो लेकर आए, और फिर उनके शासन पर ये जंगल राज और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो क्यों लगे। बिल्कुल, हम उनके उदय और पतन दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे। और ये सफर कोई मामूली तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सांसदों में से एक होना, और फिर लगभग 15 साल बिहार की राजनीति पर, मतलब एक छत्र राज करना, ये काफी असाधारण है। तो चलिए इसी सफर को खोलते हैं। शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से करते हैं। जी। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 बिहार का गोपालगंज जिला फुलवरिया गांव, एक यादव कृषक परिवार में जो ओबीसी वर्ग में आता है। और जैसा स्रोतों में मिलता है, बचपन में उन्हें जाति आधारित भेदभाव का भी अनुभव हुआ, और शायद इसी का असर उनकी बात की राजनीति पर भी दिखता है। आर्थिक तंगी थी, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। पटना यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में एमए। अच्छा, ये बात भी है कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बिहार वेटनरी कॉलेज में क्लर्क का काम भी किया था कुछ समय। जी हाँ, ये जानकारी भी मिलती है। और यहीं से, मतलब छात्र जीवन से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हो गई थी। बिल्कुल। 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पीएसयू के जनरल सेक्रेटरी बने, फिर 73 में प्रेसिडेंट। पिछले छात्रों के हक की आवाज वो मजबूती से उठाते थे। फिर आया 1974 का वो ऐतिहासिक जेपी आंदोलन। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा। लालू यादव उसमें बहुत सक्रिय थे, और इसी वजह से उन्हें मीसा के तहत जेल भी जाना पड़ा 1975 से 77 के बीच। जी, मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इमरजेंसी के दौरान सरकार बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी, इसके तहत उन्हें बंदी बनाया गया था। और इसी जेपी आंदोलन ने उन्हें कई सारे नेताओं के करीब ला दिया, जो बाद में बिहार की राजनीति में बड़े नाम बने। नीतीश कुमार, सुशील मोदी। ये सब छात्र नेता थे उस वक्त। जेपी और लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं का मार्गदर्शन भी मिला। और इसी पृष्ठभूमि का नतीजा था कि 1977 में सिर्फ 29 साल की उम्र में छपरा से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंच गए। बिल्कुल, उस समय के सबसे युवा सांसदों में से एक थे वो। उनकी पहचान बनी। हालांकि 1980 का लोकसभा चुनाव वो हार गए थे जनता पार्टी एस से। जी, हारे थे, लेकिन राजनीति में टिके रहे। 1980 और 85 में विधानसभा चुनाव जीते, और 1989 आते आते बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। तो इस दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन कैसे मजबूत की, क्या रणनीति रही? देखिए, मुख्य रूप से उन्होंने खुद को यादव समुदाय के निर्विवाद नेता के तौर पर स्थापित किया। बिहार में यादव आबादी लगभग 14-15% है। फिर 1989 में भागलपुर में दंगे हुए। उसके बाद जो हालात बने, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय, करीब 16.5% आबादी, से भी नजदीकी बढ़ाई। मुस्लिम समुदाय उस वक्त कांग्रेस से काफी नाराज था दंगों के बाद। बिल्कुल। और लालू यादव ने सवर्ण प्रभुत्व का खुलकर विरोध किया। वो जातियों को जोड़ने में, गठबंधन बनाने में माहिर हो गए थे। और इसी का नतीजा था 1990 का विधानसभा चुनाव और उनका मुख्यमंत्री बनना। जनता दल जीती तो, पर सीएम चुनना आसान नहीं था। अच्छा, क्या हुआ था? पार्टी के अंदर काफी खींचतान थी। बताते हैं कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास, जो एक दलित नेता थे, वो सीएम बने, लेकिन लालू ने वीपी सिंह के जो प्रतिद्वंदी थे, देवीलाल और चंद्रशेखर, उनका समर्थन हासिल कर लिया। अच्छा। एक तीसरे उम्मीदवार रघुनाथ झा भी मैदान में थे। आखिरकार विधायक दल की वोटिंग में लालू यादव बहुत कम मार्जिन से जीते। और दिलचस्प बात ये कि विश्वास मत में उन्हें बीजेपी के 39 विधायकों का भी समर्थन मिला था। जी हाँ, ये भी एक तथ्य है। इस तरह 10 मार्च 1990 को 42 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। और ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव था।
सवर्ण दबदबे की जगह अब ओबीसी राजनीति का उभार हो रहा था। बिल्कुल। और सीएम बनने के बाद उनका एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग शुरू हुआ, वाई एंड समीकरण, यानी मुस्लिम यादव गठजोड़। हाँ, हमने इसका जिक्र पहले किया। मुसलमान भागलपुर दंगों के बाद असुरक्षित महसूस कर रहे थे और लालू ने खुद को उनके रक्षक के तौर पर पेश किया। यादव तो उनका कोर वोटर थे ही, ये दौर पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना, ऐसा कहा जाता है। इसी दौरान एक बहुत ही निर्णायक मोड़ आया। 23 सितंबर 1990, आडवाणी की गिरफ्तारी। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा लेकर अयोध्या जा रहे थे। लालू यादव ने उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा दिया। इस एक कदम के नतीजे बहुत दूर तक गए, बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि एक मजबूत सेकुलर नेता की बन गई। मुस्लिम समुदाय का भरोसा उन्हें काफी हद तक मिल गया। लेकिन बीजेपी से रिश्ते खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने बिहार सरकार से समर्थन वापस ले लिया, पर लालू यादव सामाजिक न्याय के चैंपियन और उत्तर भारत में हिंदुत्व राजनीति के सबसे बड़े विरोधी चेहरे के तौर पर स्थापित हो गए। पर बीजेपी और संघ परिवार से दुश्मनी पक्की हो गई। स्थायी दुश्मनी कह सकते हैं। उनके शुरुआती कार्यकाल में कुछ अच्छी नीतियों की भी बात होती है, जैसे 1993 में उन्होंने अंग्रेजी के समर्थन में एक नीति अपनाई थी। जी हाँ, स्कूलों में अंग्रेजी को फिर से जरूरी बनाया। उनका तर्क था कि पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। ये उस वक्त के कई दूसरे ओबीसी नेताओं जैसे मुलायम सिंह के स्टैंड से अलग था। बिल्कुल अलग था। आर्थिक मोर्चे पर भी वर्ल्ड बैंक ने उनके शुरुआती दौर की कुछ आर्थिक पहलों की तारीफ की थी, खासकर ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों के लिए। और सामाजिक न्याय तो था ही, सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण लागू करना, प्रशासन में पिछड़ी जातियों की भागीदारी बढ़ाना। लेकिन फिर धीरे धीरे जंगल राज की बातें शुरू हो गईं। ये शब्द आया कहाँ से? ये जंगल राज शब्द कहा जाता है कि पहली बार पटना हाई कोर्ट ने अगस्त 1997 में एक सुनवाई के दौरान इस्तेमाल किया था, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए। अच्छा, कोर्ट ने कहा था। हाँ, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद तो विपक्षी नेताओं ने, खासकर नीतीश कुमार ने और मीडिया ने इसे खूब उछाला। और उस दौर के आंकड़े क्या बताते हैं? क्या सच में हालात इतने खराब थे? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि स्थिति चिंताजनक थी। उदाहरण के लिए 1994 से 2000 के बीच सैकड़ों हत्याएं हुई। इसमें माओवादी हिंसा भी थी, जातीय नरसंहार भी थे। 2001 से 2004 के बीच अपहरण की घटनाएं बहुत बढ़ गईं। अकेले 2004 में 400 से ज्यादा अपहरण हुए। फिरौती के लिए अपहरण एक इंडस्ट्री जैसा बन गया था। मध्य बिहार, जिसे किलिंग फील्ड्स भी कहा गया। हाँ, वहां सवर्णों और पिछड़ी जातियों के बीच भयानक जातीय हिंसा होती थी। अलग अलग जातियों की अपनी अपनी निजी सेनाएं बन गई थीं। लक्ष्मणपुर बाथे, बथानी टोला, ये नरसंहार उसी दौर के हैं। और इसी दौर से जुड़ा एक बहुत बदनाम नाम है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिल्कुल, शहाबुद्दीन को अक्सर जंगल राज का प्रतीक माना जाता है। उन पर हत्या, अपहरण जैसे अनगिनत आपराधिक मामले थे। पुलिस रिकॉर्ड में वो ए क्लास के हिस्ट्री शीटर थे। मार्च 2001 में तो पुलिस से सीधी मुठभेड़ हुई थी उनके घर पर। जी हाँ, ये घटना भी बहुत चर्चित हुई थी। उनकी कथित निजी सेना और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई थी। ये दिखाता है कि राज्य में कानून का इकबाल कितना कमजोर हो गया था। और फिर आया वो घोटाला जिसने लालू यादव के राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा दाग लगाया, चारा घोटाला। हाँ, ये मामला जनवरी 1996 में सामने आया। चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर थे अमित खरे। उन्होंने पशुपालन विभाग के दफ्तरों में छापे मारे। जांच में पता चला कि बिहार के कई जिलों के खजानों से जानवरों के चारे, दवाओं, उपकरणों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर करीब 950 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। 950 करोड़? ये हुआ कैसे था? क्या तरीका था इसका? जो जानकारी है उसके मुताबिक कागजों पर हजारों जानवर दिखाए जाते थे जो असल में थे ही नहीं। फिर उनके चारे, दवा वगैरह के लिए फर्जी बिल और वाउचर बनते थे और सरकारी खजाने से पैसा निकाल लिया जाता था। इसमें अधिकारी, सप्लायर और नेताओं की मिलीभगत के आरोप लगे। किन जिलों में ज्यादा हुआ ये? मुख्य रूप से चाईबासा, रांची, दुमका, देवघर, गुमला। कहा जाता है कि ये चल तो कई साल से रहा था, पर 1990 से 96 के बीच ये अपने चरम पर था। और इसके कानूनी नतीजे क्या हुए लालू यादव के लिए? मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जून 1997 में सीबीआई ने पहली चार्जशीट फाइल की, उसमें लालू यादव का नाम भी था। दबाव इतना बड़ा कि जुलाई 1997 में उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। और सजा तो काफी बाद में हुई। सितंबर 2013 से फरवरी 2022 के बीच चारा घोटाले से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया। चाईबासा, ट्रेजरी,
देवघर, दुमका, डोरांडा ट्रेजरी मामले। कुल मिला के 30 साल से ज्यादा की जेल की सजा हुई, करोड़ों का जुर्माना लगा और सबसे बड़ा झटका, चुनाव लड़ने पर रोक लग गई 2027 तक। फिलहाल वो जमानत पर हैं स्वास्थ्य कारणों से। जी, स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं। इस्तीफे के दबाव और इस घोटाले के बीच उन्होंने एक और बड़ा राजनीतिक दांव खेला, अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। बिल्कुल, जनता दल में उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था, खासकर शरद यादव गुट की तरफ से। तो 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में एक सम्मेलन करके उन्होंने जनता दल को तोड़ दिया और आरजेडी बना ली। कई सांसद, कुछ केंद्रीय मंत्री भी इनके साथ आ गए, तो पार्टी बनते एक वजन आ गया। और फिर जाते जाते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। हाँ, इस्तीफा देने के ठीक बाद उसी दिन 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। इसे सबने यही माना कि ये सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने का तरीका है। राबड़ी देवी का तो कोई राजनीतिक अनुभव था नहीं पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुख्य रूप से गृहिणी थी, स्कूली शिक्षा भी बहुत ज्यादा नहीं थी। 1973 में लालू जी से शादी हुई थी, 9 बच्चे, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं। तो फिर उनका मुख्यमंत्रित्व काल 1997 से 2005 कैसा रहा? देखिए, शुरुआत में तो उन्हें प्रशासन समझने में दिक्कत हुई, ऐसा कहा जाता है। उनके भाइयों साधु यादव और सुभाष यादव का दखल सरकार में काफी बढ़ गया था। लालू यादव पर्दे के पीछे से ही सरकार चला रहे थे, ऐसा आरोप लगता रहा। हालांकि कुछ अधिकारियों ने बाद में कहा कि उन्होंने काफी तेजी से सीखा। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने तो उन्हें बिहार की आयरन लेडी तक कह दिया था। लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री बनना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। हाँ, प्रतीकात्मक तौर पे ये महत्वपूर्ण था, लेकिन चुनौतियां वहीं रहीं। मतलब जंगल राज वाले आरोप? हाँ, वो आरोप उनके दौर में भी लगते रहे। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुस्ती, भ्रष्टाचार के मुद्दे बने रहे। आलोचक कहते हैं कि लालू यादव का पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता बचाने में लगा रहा, विकास पीछे छूट गया। फैसले चुनावी फायदे नुकसान देखकर होते थे, नियुक्तियों में वफादारी देखी जाती थी, काबिलियत नहीं। और वो जो MY समीकरण था, जो उनकी ताकत था, उसकी भी सीमाएं थी। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर तो वो कामयाब था, पर माना जाता है कि इससे समाज के दूसरे तबके, खासकर सवर्ण, खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। राज्य से पलायन भी बढ़ा और आपराधिक छवि वाले लोगों को संरक्षण देने, उन्हें पार्टी में पद देने के आरोप भी लगे। उनके भाइयों साधु यादव और सुभाष यादव पर भी कई आपराधिक मामले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो अगर हम पूरे 15 साल 1990-2005 के आरजेडी शासन को देखें तो क्या कहेंगे? क्या सकारात्मक रहा, क्या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक पक्ष पर सबसे बड़ा पॉइंट है सामाजिक न्याय। पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण हुआ, उन्हें राजनीतिक आवाज मिली, मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा में जगह मिली, राजनीति का दायरा बढ़ा, धर्मनिरपेक्ष राजनीति को ताकत मिली, कुछ हद तक भूमि सुधार, आरक्षण लागू हुआ। ये तो हुआ सकारात्मक पक्ष। और नकारात्मक में सबसे ऊपर आता है शासन का पतन, मतलब कानून व्यवस्था का बिगड़ना, भ्रष्टाचार का संस्थागत हो जाना, प्रशासनिक गिरावट। दूसरा, आर्थिक पिछड़ापन, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, उद्योग लगे नहीं, निवेश आया नहीं, बेरोजगारी बढ़ी और सामाजिक स्तर पर जातीय ध्रुवीकरण बढ़ा, राजनीति का अपराधीकरण हुआ। ये सब गंभीर आरोप हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2004 में वो राष्ट्रीय राजनीति में फिर एक अहम भूमिका में आए। यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। हाँ, और ये कार्यकाल उनकी छवि सुधारने में काफी मददगार रहा। 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे में कई बड़े बदलाव किए। यात्री सुविधाओं पर, माल ढुलाई से कमाई बढ़ाने पर ध्यान दिया, रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारी और सबसे बड़ी बात, घाटे में चल रहे रेलवे को मुनाफे में ले आए। इतना कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने भी उन पर केस स्टडी की। बिल्कुल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उनके रेलवे मैनेजमेंट पर केस स्टडी की। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कुशल प्रशासक की पहचान मिली। स्टडी में उनकी रेवेन्यू बढ़ाने, खर्च घटाने, किराए तय करने की नई रणनीतियों का जिक्र था। फिर आया 2015, बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मोड़। अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार के साथ गठबंधन, ये कैसे हो गया? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प था। देखिए, 2013-14 तक दोनों ही नेता राजनीतिक तौर पर कमजोर महसूस कर रहे थे। लालू यादव चारा घोटाले में सजा पा चुके थे, आरजेडी 2010 के चुनाव में बहुत बुरा हारी थी। उधर नीतीश कुमार मोदी के नाम पर एनडीए से अलग हो गए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू भी बुरी तरह हारी थी। तो मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी? हाँ, कह सकते हैं, राजनीतिक जरूरत और बिहार में बीजेपी को रोकने का साझा मकसद। इसी के चलते आरजेडी
जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। गणित साफ था, बिहार में जो एक एंटी मोदी माहौल बन रहा था उसे भुनाड़ा, जातीय समीकरण साधना, MY प्लस कुर्मी प्लस कांग्रेस वोट और नीतीश की विकास पुरुष छवि के साथ लालू का जो पक्का वोट बैंक था उसे जोड़ना। और ये प्रयोग सफल रहा। जबरदस्त सफल रहा। नीतीश कुमार सीएम चेहरा थे, लालू यादव ने अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत झोंक दी। दोनों ने साथ में रैलियां की। नतीजा, महागठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीती। आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। कानूनी स्थिति तो साफ है, चारा घोटाले के 5 मामलों में दोषी जमानत पर हैं, 2027 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। जी, और स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है। डायबिटीज है, किडनी की समस्या है, दिल की बीमारी है, कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। उम्र भी अब 77 साल हो गई है, तो उसका असर भी है। और पार्टी में उनके बाद कौन? राजनीतिक उत्तराधिकार का क्या सीन है? उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। उन्हें ही राजनीतिक वारिस माना जा रहा है। वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, पार्टी का युवा चेहरा है। हालांकि उन पर भी अब लैंड फॉर जॉब्स स्कैम जैसे आरोप लग रहे हैं। आरजेडी अभी बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 79 विधायक हैं और उनका जो पारंपरिक MY वोट बैंक है वो काफी हद तक अभी भी साथ है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, सोचे कि क्या अलग हो सकता था, क्या बेहतर हो सकता था उनके शासनकाल में? देखिए, अगर गवर्नेंस के नजरिए से सोचें तो शायद प्रशासनिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता था। पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये एक बड़ा एरिया था जहां शायद और काम हो सकता था। और शायद जातीय समीकरणों से थोड़ा ऊपर उठकर एक ज्यादा समावेशी विकास की रणनीति, एक लॉन्ग टर्म विजन, शायद वो बिहार को कहीं और ले जा सकता था। तो कुल मिला के लालू प्रसाद यादव की विरासत बहुत मिली जुली है, जटिल है। बिल्कुल। एक तरफ वो नेता हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी, जातियों के समीकरण बदले, हाशिए के लोगों को आवाज दी, ताकत दी, एक मजबूत सेक्युलर चेहरा बने। लोगों में उनकी लोकप्रियता गजब की थी। लेकिन दूसरी तरफ उन पर जंगल राज यानी कानून व्यवस्था बिगाड़ने, भ्रष्टाचार को बढ़ाने, विकास को नजरअंदाज करने और राजनीति में अपराधियों को लाने के गंभीर आरोप भी हैं। उनका असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहा। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक तरह का मॉडल बनाया, सामाजिक न्याय को नेशनल एजेंडा पर लाए, गठबंधन की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने गए और अपने अंदाज से, मजाक से, ठेठ गवई भाषा से उन्होंने राजनीतिक बातचीत का तरीका ही बदल दिया। तो ले देकर बात कहाँ पहुँचती है? उनकी विरासत एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ सशक्तिकरण, दूसरी तरफ संस्थाओं का क्षय। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने समाज के एक बड़े तबके को ताकत जरूर दी, पर एक टिकाऊ विकास और अच्छा शासन देने में उतने कामयाब नहीं हो पाए। बिहार आज भी उनकी इसी विरासत से जूझ रहा है, जिसमें पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का आत्मविश्वास भी है और उनके दौर के संस्थागत पतन की चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। तो आज हमने लालू प्रसाद यादव के सफर के कई अहम पड़ावों को देखा। सामाजिक बदलाव लाने वाले नेता, विवादों में घिरे प्रशासक और अद्भुत राजनीतिक जीवट वाले शख्स। उनका उदय जितना नाटकीय था, उतना ही उलझावा उनका पतन और कानूनी लड़ाइयां रही हैं। और इससे एक सवाल जरूर मन में आता है कि जब हम लालू प्रसाद यादव का मूल्यांकन करते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष को उनके शासन की कथित नाकामियों, खासकर कानून व्यवस्था और विकास की कमी के आरोपों के सामने रखकर कैसे तोलें, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।